लास्ट टॉपिक आ गया भाई, कर लोगे क्वेश्चन? चलो ये पेपर में पूछे गए हैं, लास्ट पेपर में देखते कौन करता है। चलो देखो प्रश्न, 3 वर्ष पूर्व कोई इंग्लिश वाला तो नहीं है? इंग्लिश वाले में, इंग्लिश में लिखना है किसी ने? लड़के आपने लिखना है। 3 वर्ष पूर्व दो भाइयों की उम्र में, 3 वर्ष पूर्व दो भाइयों की उम्र में 2 वर्षों का अंतर था। 2 वर्षों का अंतर था। 3 वर्ष पूर्व दो भाइयों की उम्र में 2 वर्षों का अंतर था, सॉरी 3 नहीं 2 वर्षों का अंतर। उनकी वर्तमान उनकी वर्तमान उनकी वर्तमान की उम्र का योग, उनकी वर्तमान की उम्र का योग 10 वर्ष में 2 गुना होगा। उनकी वर्तमान की उम्र का योग 10 वर्ष में 2 गुना होगा। बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है? बड़े भाई की वर्तमान आयु क्या है? यह आपका लास्ट लोअर पीसीएस वाले क्वेश्चन है, लास्ट के पेपर में पूछे गए। किसी का छूटा? बनाओ किसी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं आएगा तो मुझे बताना, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन छूट गया? क्या कह रहे हो? अच्छा, आप आए नहीं थे। देखो एज वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया मैंने कि एक होती है वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि कुछ साल पहले, लेट्स सपोज मैं 3 साल पहले 4 साल पहले पूछूं तो आपकी एज क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? जो कि आपकी प्रेजेंट एज है उसमें से हम माइनस कर, ठीक है? वहीं मैं ये बोलूं कि आज प्रेजेंट में जितनी एज है, अगर मैं पूछूं आपकी एज इतने साल बाद कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और यही कॉन्सेप्ट है इसका। समझ में आ रही बात? 3 वर्ष पहले की बात चल रही है तो मुझे उस समय की एज पता करनी है। तो वो कैसे पता चलेगी? जब मुझे वर्तमान एज पता होगी, उसी में प्लस या माइनस होगा। पूर्व कहा है तो माइनस, बाद कहा है तो प्लस। और फिर बाद में क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन दे सकता है कि हाँ इसकी उम्र इसकी 2 गुनी है, ये तो पता होगा नहीं 2 गुनी मतलब क्या होता है, 3 गुनी 4 गुनी, ऐसा कुछ ना कुछ देगा वो क्वेश्चन। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेजेंट एज के बाद कब प्लस करना है कब माइनस करना है। इसका आयोग, कौन सा आयोग?
योग योग सम, वही तो पूछ रहा हूँ। इंग्लिश में लिखना है तो बताओ, मैं लिखा दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है भाई। भाई मैंने पूछा, कह रहा है कि 3 ईयर एगो दो ब्रदर्स हैं, ठीक है, देयर एज डिफरेंस इज 2 ईयर। उन 3 साल पहले यानी 3 ईयर एगो दो ब्रदर्स हैं, उनकी एज का जो डिफरेंस है 2 ईयर है, ठीक है। फिर कह रहा है उनकी जो प्रेजेंट एज का सम है, ठीक है, द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 times of their age after 10 years। समझ में आ रही बात? यानी उनकी प्रेजेंट एज का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 2 times ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर, यानी 10 साल बाद जितनी भी उनकी एज होगी उसका 2 times होगी। दैट इज द क्वेश्चन। तो उसके बाद यही पूछा है क्या कि जो एल्डर ब्रदर है उसकी एज कितनी होगी, ये पूछा गया। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ मतलब वर्तमान एज का डबल हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो कैसे डबल हो सकता है? मतलब 10 साल बाद जो भी एज रहेगी दैट विल बी 2 times ऑफ द प्रेजेंट एज, ठीक है भाई? ये पूछा गया क्वेश्चन है, पुराने पेपर्स का क्वेश्चन है, अगर किसी ने पुराने पेपर कर रखे हैं तो उसका क्वेश्चन है। चलो ऐसे बहुत टाइम लगाओगे अब। देखो दो भाई हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक ए है दूसरा बी है, ठीक है, या मैं ऐसा मान लेता हूं, ये वाई मान लेता हूं, ये यंगर ब्रदर हो गया और ये बिग ब्रदर हो गया, ठीक है, समझ में आई बात? वाई और बी लोग, यानी एक ऊपर वाला छोटा भाई नीचे वाला बड़ा भाई, ठीक है। इसने क्या कहा है कि इनकी प्रेजेंट एज में क्या कहानी है कि इनकी एज में 2 ईयर का डिफरेंस, ठीक है, मतलब कि अगर एक 2 साल का बच्चा है, मतलब 2 साल का भाई है, तो दूसरा वाला कितने साल का है? 4 साल का, तभी तो डिफरेंस 2 होगा। तो हम मान लेते हैं कि यंगर ब्रदर जो है, छोटा भाई x साल का है, तो यानी जो एल्डर ब्रदर हो गया यानी बिग ब्रदर कितने का हो जाएगा? 2 साल बड़ा होगा, यही तो अंतर दिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा हो, ये कहानी है कब की? 3 वर्ष पहले की याद है, तो हम भी इसको मानेंगे 3 वर्ष पूर्व। ये में कब की बात चल रही है? 3 वर्ष पूर्व की कहानी है ये, यानी 3 साल पहले की बात चल रही है। समझ में आ रही बात? यानी 3 ईयर एगो ऐसा कुछ कहानी है, क्या है? छोटा भाई x साल का है तो बड़ा भाई x + 2 साल का, 3 साल पहले की कहानी है। अब बताओ इनकी जो वर्तमान एज होगी, यानी जो प्रेजेंट होगी एज, क्या हो जाएगी? वो y वाला कितने साल का हो जाएगा? x + 3, 5 कैसे होगा? 3 साल पहले की बात चल रही ना, तो अगर मुझे प्रेजेंट में लाना है, वर्तमान लाना है, 3 ही तो प्लस करूंगा। अगर किसी का भाई 3 साल पहले 2 साल का है तो वर्तमान में कितने साल का होगा? 5 साल का, है कि नहीं? सेम बड़ा भाई कितने साल का हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा, x + 2 पहले से था, 3 प्लस करना है इसमें, तो ये इनकी प्रेजेंट एज पता चल गई, यानी वर्तमान में जो कहानी चल रही, ठीक है जी। ये बेटा इसमें क्या लिखा है, 3 साल पहले की कहानी है, तो आपकी उम्र 3 साल पहले जितनी भी रही है, अगर मैं पूछूं आपसे आज की एज कितनी है, क्या करोगे आप? अगर पुरानी एज पता है आपको अपनी 3 साल पहले की, अगर मुझे चाहिए आपकी वर्तमान एज, तो क्या करोगी उस एज में? आप कितना ऐड करोगी? 3, क्योंकि 3 साल पहले की एज थी, अभी वर्तमान में लाना है यानी प्रेजेंट में लाना है तो 3 ही प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रेजेंट एज पता चल गया। अब यहां कहानी क्या है, ये कहा उसने कि भाई इनकी जो योग है,
यानी इनकी वर्तमान आयु का जो योग है, यानी सम। ठीक है, यही तो बोला है उसने, इनकी आयु का जो योग है ये दो गुना है, या कहें इसका दो गुना करके कौन सी एज के बराबर होगा ये? 10 साल बाद की आयु के बराबर। या मैं ऐसा कहूं कि भैया इनकी जो 10 साल बाद की जो एज है वो बराबर होगी इनके वर्तमान आयु के योग के दो गुने के बराबर। यही तो कहना चाह रहा है। तो अब सोचो 10 साल बाद की आयु कितनी होगी फिर? अगर किसी की आयु आज वर्तमान में x+3 है तो 10 साल बाद कितनी रही होगी इसकी एज? यही तो कहोगे आप, x+13। यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? और ये प्लस दूसरा क्या है, x+15। ये होगा कि नहीं होगा बताओ? ये मैं सही कर रहा हूं? ये कह रहा है कि भैया इन दोनों भाइयों की 10 साल बाद की जो आयु है, यानी ये एज बराबर है किसके? इनके प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान में जितनी भी आयु है उनके जोड़ के दो गुना के बराबर। यानी इनकी एज को जोड़ा, इसका दो गुना करा, तो ये एज किसके बराबर हो जाएगी? 10 साल बाद की एज के बराबर। कहानी समझ में आई? मैंने लिखा नहीं है कि 10 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी, आप चाहो तो लिख सकते हो यार, 10 वर्ष बाद y कितना हो जाएगा? x+13 और b कितना हो जाएगा? x+15। समझ रहे हो मेरी कहानी? बस आ गया आपका आंसर। अब इन्हीं को सॉल्व करना है आपने। सॉल्व करो इसको, ये तो आंसर निकाल ही लोगे। कितना आएगा? बड़े भाई की एज निकालनी है आपको। 8 आएगी? गड़बड़ हो रहा है कुछ, देखो। कि 11 साल आनी चाहिए लड़के। इसको सॉल्व करके कितना आया? 6 आया कि नहीं आया? x की वैल्यू 6 आई। आपसे क्या पूछा है? बड़े भाई की आयु। बड़े भाई की आयु कहाँ की पूछी? यही तो है बड़े भाई की आयु, क्योंकि उसने ये तो नहीं बोला 3 साल पहले की, उसने कहा बड़े भाई की आयु, यानी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो बड़ा भाई हमारा x+5 है, तो x की जगह 6 रख दिया हमने, 6 5 11। ये प्रश्न पूछा गया है पिछले पेपर में। समझ रही हो बात है भाई? नहीं आई समझ में? नीचे का समझ में क्यों नहीं आया बेटा? ये तो साफ सीधी सी बात कह रहा है कि दो भाई हैं, उसकी कहानी समझना। उसने थोड़ी लैंग्वेज में वहां पर गड़बड़ कर रखा है, लेकिन उसकी कहानी समझना। क्या कह रहा है? उनकी वर्तमान की उम्र का योग, यानी वर्तमान उम्र कौन है? पहले तो आपको पता होनी चाहिए वर्तमान आयु क्या है, यानी प्रेजेंट एज क्या है। ये है प्रेजेंट एज, इनका योग यानी सम, इन दोनों का जोड़। ये करा मैंने जोड़, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? का योग 10 वर्ष में दो गुना होगा, यानी ये दो गुना हो जाएगा। कब? 10 वर्ष बाद। यानी 10 वर्ष बाद का जो योग है ये बराबर है अभी के वर्तमान आयु के योग के दो गुने के बराबर। यही तो मतलब हुआ उसका, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए हमने ये कर दिया। ये 10 साल बाद की आयु है, ये बराबर है आज जितनी एज है उसका जोड़ करें, अगर उसका दो गुना करें तो ये हमेशा 10 साल की आयु के बाद की बराबर आएगी। समझे? इसको जोड़ के, इसको सॉल्व करके 6 आया कि नहीं आया? सबका आ गया। तो आपको प्रेजेंट एज चाहिए थी, यहां रख दो, x+6+5 11 वर्ष आ जाए। समझ में आई बात? देखो इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, इतने साल पहले और इतने साल बाद। अगर ये चीज आती है तो क्वेश्चन बना लेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, कंपैरिजन हमेशा एक ही लेवल पे करा जाता है। अगर 3 साल पहले की बात चल रही है तो पहले आपको 3 साल पहले की एज पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहां माना, ये 3 साल पहले माना मैंने कि कोई 3 साल पहले x साल का है और उसका भाई x+2 साल का है, तो ये तो 3 साल पहले की कहानी चल रही है। तो मुझे अब इनकी जाननी है वर्तमान आयु, तो मैंने वर्तमान आयु निकाली। तो वर्तमान में क्या करना है? 3 साल पहले अभी लाना है तो प्लस करना पड़ेगा,
तो 3 प्लस कर दिया, इसमें भी 3 प्लस कर दिया, वर्तमान आयु पता चल गई। अब इसके बाद जो कह रहा था वो कर लिया हमने कहानी। कुछ समझे? चलो अगला एक करो, ये कुछ अलग सा ही था क्वेश्चन, सर ने भेजा था। चलो लिखो इसमें, देखते कौन बनाता है। थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैंने कराया तो हो जाएगा उतने से। घर पे भी करा करो इन चीजों को। आज वरुण का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे बोलो भाई, ठीक है। आज वरुण का जन्मदिन है, आज वरुण का जन्मदिन है। एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद वह अपनी, एक वर्ष बाद वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु का दोगुना हो जाएगा। एक वर्ष बाद वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु का दोगुना हो जाएगा। वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु क्या है? करके रुको, मैं लिखा रहा हूं, इंग्लिश में लिखा रहा हूं। हाँ अच्छा, कोई कोई नहीं आ रहा है अभी। इसमें बताओ, सब समझ में आ रहा है इसमें कि वरुण बर्थडे, टुडे इज वरुण्स बर्थडे हो गया, 1 ईयर लेटर ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर एगो। ठीक है, पूछा प्रेजेंट एज। क्वेश्चन समझ में आया कि एक साल बाद वह किसके बराबर होगा? 12 साल पहले की आयु के दोगुने के बराबर होगा। आपको वर्तमान आयु चाहिए, तो सबसे पहले आप मानो कि वरुण आज प्रेजेंट एज में x साल का है। पता चल जाएगा मुझे कि वरुण की प्रेजेंट एज x वर्ष होगी। ठीक है, अब बोल रहा है एक साल बाद, तो एक साल बाद क्या करना चाहिए हमें? ऐड करना चाहिए। भैया आज जितने साल का है उसमें एक प्लस कर दो, वो एक साल बाद की आयु पता चल गई। अब उसने तुलना कर रखी है 12 साल पहले की एज से, तो 12 साल पहले की एज कितनी हो जाएगी? कुछ गलत आया है। एक साल 12 साल पहले की आयु क्या हो जाएगी उसकी? है इसमें से, हाँ, यानी x माइनस 12 हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच संबंध दिया उसने, कह रहा है कि एक साल बाद की जो आयु है वो बराबर है 12 साल पहले की आयु के 2 गुने के बराबर। 24 कहा आपने मेरे से? 24 कहां गया? 25 तो आएगा। वर्तमान पूछा ना आपसे, प्रेजेंट एज एक्स मानी आपने। भाई साहब यार मुंह की सूख रहा होगा मेरा है? आ गया भाई लड़को? बेटा ये तो बहुत आसान प्रश्न है, इसमें तो ज्यादा भाषा भी नहीं दी है उसने। अभी एक बार समझो क्वेश्चन को, क्या कह रहे हो है? 25 साल, 25 वर्तमान आयु, यहां समझो, जिसको समझ में नहीं आया यहां समझो। ये हमारा वरुण, ठीक है, ये वर्तमान आयु मान लिया कि आज वो x साल का है, ठीक है। अब उसने कहा एक वर्ष बाद, तो भैया एक वर्ष बाद कितना होगा सब
सबसे पहले ये पता होना चाहिए मुझे कितना होगा, ठीक है। दूसरा उसने कंपेयर कर रखा है 12 साल पहले की एज से, तो मैं 12 साल पहले की एज भी निकाल लेता हूं, 12 वर्ष पहले या पूर्व, कितना आ जाएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1 साल बाद वह 12 साल पहले आयु का 2 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो यानी कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है जो 1 साल बाद की एज बनेगी मेरी, ये बराबर होगी किसके बराबर, 2 गुने के बराबर, किसके, 12 साल पहले की एज का। यानी 12 साल पहले जितने भी साल का होगा वो, अगर उसका 2 गुना करूंगा तो कितने के बराबर होगा वो, 1 साल बाद की आयु के बराबर। ये कहा उसने यहां पर, बस रख दिया, आंसर निकाल लो। यहां आएगा x+1 बराबर 2x माइनस 24, यह आ जाएगा x बराबर 25, ठीक है। अब आपसे पूछा है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु x ही है, तो यानी 25 वर्ष का हो गया हमारा वर्तमान। समझे है भाई। देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, और मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के भी करा रहे। चलो एक और कह रहे थे सर, कौन सा कह रहे थे, ये पता नहीं ये कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं चलो। पिता और उसके पुत्र की आयु का, पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान, मध्यमान मतलब एवरेज, ठीक है, औसत। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है। 18 साल, 18 साल के बाद, 18 साल के बाद पिता की आयु, 18 साल के बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। 18 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। अगर के समझ में आया भी क्वेश्चन, एवरेज एज दे रखा है फादर एंड सन का 27 ईयर, ठीक है। तो उसके बाद बोला आफ्टर 18 ईयर, क्या कह रहा हो कि जो फादर है he will be equals to 2 times of his son's age at that time, ठीक है। तो पूछा है कि प्रेजेंट एज बताओ दोनों की। औसत तो पता है ना, औसत कैसे निकलता है। अगर मैं कह दूं ए और बी का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो यानी ए का मान प्लस बी का मान बटे 2, ये उसका औसत होगा। मध्यमान मतलब यही होता है, मध्यमान बोलो, एवरेज बोलो, औसत बोलो।
बन गया? औसत निकालने में दिक्कत आ रही है क्या है भाई? देखो ये करना औसत में, अगर एक पिता है एक पुत्र है, इनकी औसत आयु बराबर 27 साल है, तो बेसिकली ये कह सकते हो आप कि ए प्लस बी का मान कितने के बराबर है, ये कह सकते हो। अगर एक को एक्स मानोगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, 54 माइनस एक्स बन जाएगा। समझे बात? अगर एक को एक्स मानना है तो दूसरा वाला 54 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर एक्स वाई से करोगे तो कितना बड़ा हो जाएगा ये प्रश्न। एक्स वाई से करना मतलब दो वेरिएबल लेना तो गड़बड़ है। वैसे ही मैं इतना ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें, तो एक्स वाई में तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये सब पुराने पूछे गए प्रश्न हैं, सर ने कहा था ये वाले कराने हैं, तो ये सब मैं करा रहा हूं अभी। वैसे तो एज पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। कहा गया प्रश्न, ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का मध्यमान इतना है। मान लेते पिता प्लस पुत्र, इनकी वर्तमान आयु का योग जो है, ठीक है, और इसका औसत कह रहा, औसत अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो उतनी संख्याओं से भाग देंगे। दो संख्या इसलिए दो से भाग करा हमने। इसने कहा इनका जो औसत है वो बराबर कितने के है, 27 साल के बराबर। मध्यमान यानी औसत इतने के बराबर। तो इससे मैंने सोचा कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि पिता प्लस पुत्र दोनों की आयु का योग निकाल लिया जाए तो कितना आ जाएगा। इसमें कोई समस्या है? नहीं है ना समस्या, दो उधर गुणा कर दिया मैंने। अब इससे मेरा प्रश्न आसान हो जाएगा। क्यों? पिता की आयु निकालनी है तो मान लेते हैं पिता को एक्स साल का है, ठीक है, तो हमारा पुत्र कितने साल का हो जाएगा, 54 - एक्स। क्योंकि भाई दोनों को जोड़ के 54 आ रहा है, अगर एक की एज पता चल गई तो दूसरे की एज निकालने के लिए टोटल तो 54 आ रहा था, उसमें से एक को घटाना पड़ेगा, तभी दूसरे की आयु पता चलेगी ही नहीं चलेगी। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोला, 18 साल बाद की बात चल रही है। अब तो मुझे पता चल गया वर्तमान आयु एक की एक्स है तो दूसरे की कितनी है, 54 - एक्स। अब ये कह रहा है 18 साल बाद की आयु की बात चल रहा है। अब बताओ 18 साल बाद, तो पहले तो मुझे पता होना चाहिए दोनों की 18 साल बाद आयु कितनी हो। यही तो कह रहा था शायद ये, 18 साल बाद की बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी, यानी मुझे दोनों की आयु चाहिए। पिता कितना हो जाएगा इस समय 18 साल बाद, एक्स प्लस 18, और
फॉर्मूला आपको पता है कि कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन, यानी टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू डेज। अब इसमें एफिशिएंसी ऑलरेडी दे रखी है, क्या कह रहा है कि ए 2 गुना कार्य कर रहा है, इससे ए से, सॉरी बी से, यानी ये समझ के चलो कि अगर बी एक ईंट लगा रहा है तो ए कितना लगा रहा है, 2 ईंट लगा रहा है, दैट विल बी एफिशिएंसी, वो उनकी कार्य क्षमता हो जाएगी एक दिन की। और फिर ये भी बोला गया कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में खत्म कर देते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में कर देगा। यानी इस प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले अब क्षमता तो पता चल चुकी है आपको, अब क्या निकालना रहेगा, मान ले कुल कार्य। जब क्षमता पता है, कार्य भी तो पता होना चाहिए कि भाई काम कितना करना है हमने, वो काम भी निकालो, फिर निकाल सकते हो आप कि ए अकेला कितने दिन में कर दे। है गुंजाइश? देखो ये वाला जो प्रश्न था लास्ट टाइम शायद मैंने कराया नहीं, लेकिन इससे पहले बहुत करा रखा है मैंने, ठीक है। इसमें बेटा इसमें ध्यान रखना, इसमें क्षमता दे रखी है, और आपको पता है ना कि क्षमता मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी। यानी कोई भी आदमी दिनों की बात कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर ले रहा है, वही उसकी क्षमता कही जाएगी, ठीक है। घंटों में कहेंगे तो 1 घंटे में कितना कर ले रहा है। तो इसने बोला है कि भाई एक ए है और एक बी है, 2 लोग हैं, ठीक है। कहा है कि जो ए है वो बी से ज्यादा कर्मकार है, कितना, 2 गुना कर्मकार, यही तो बोला है। मतलब हम मान के चलते हैं अगर बी ए के बराबर काम कर रहा है तो ए कितने के बराबर काम कर रहा है, यानी क्षमता पता चल चुकी है मुझे। और हमारा फॉर्मूला ही क्या है कि कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुणा दिन, यही तो फॉर्मूला है हमारा। अब जब बताओ मुझे क्षमता पता है, मुझे दिन पता है, तो मैं कुल कार्य निकाल सकता हूं यहां से, समझ रहे हो, निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे ये भी तो दे रखा है कि ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। जब दोनों के दिन दे रहे हैं, कुल दोनों की क्षमताएं दे रखी है, मैं कुल कार्य नहीं निकाल सकता है, निकाल सकता हूं। क्या आ जाएगा, क्षमता में कितना आ जाएगा मेरा, 3 आएगा, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो एक 2 के बराबर कर रहा है तो 1 के बराबर 3 हो गया। और कुल कितने दिन लगे दोनों को एक साथ करने में, तो भैया मुझे कुल कार्य पता चल गया यहां से। अब इसी कुल कार्य के बारे में पूछा था कि अगर ए अकेला इसको करेगा तो कितने दिन में करेगा। सिंपल सी बात कि भैया अगर ए की बात कर रहे हैं तो कुल कार्य जितना है बट्टे क्या करेंगे, ए की क्षमता, दिन निकालने के लिए यही तो करेंगे, और ए की क्षमता कितनी है, काट दो, कितना आ गया, 27। बात समझे, अगर आपको क्षमता दी होगी तो उसके बाद किसी ना किसी के दिन दिए होंगे, चाहे ए का दे, बी का दे, या दोनों का मिक्स करके दे दे,
ये प्रश्न ऐसा भी हो सकता था कि अगर ए अकेला इसको 18 दिन में करता है तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा कुछ दिया है, क्षमता दी है, दिन दिए हैं, तो सबसे पहले मुझे कुल कार्य निकालना है, और कुल कार्य निकालने का फॉर्मूला ये है, टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू डेज। दोनों की क्षमता की बात चल रही थी, इसलिए दोनों के दिन भी दिए थे उसने। अकेले की बात चलता है तो अकेले के दिन और अकेले की क्षमता दी होती। बात समझे, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। चलो एक ऐसा ही और करा देता हूं मैं। लिखो, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। जो मैंने लिखा है समझ में तो आया ना? जो मैं बोलते जा रहा हूं उसको भी दिमाग में रख लेना, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। यदि ए अकेला कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है, यदि ए अकेला कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे? तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? प्रश्न सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बातें चेंज हुई है, जहां दोनों का दिया था यहां अकेला का दे रखा है। 14 दिन आए, ठीक है। कार्य क्षमता दी है, दिन दिया है, तो सबसे पहले देखो दिन किसके दे रखे हैं। दिन दे रखे हैं आपको अकेले ए के बारे में, तो आप कुल कार्य निकाल लो। ए की क्षमता गुणा ए के लगे दिन, उससे कुल कार्य निकल जाएगा। फिर पूछा है दोनों मिलकर, तो दोनों की क्षमता जोड़ के उससे भाग कर देना कुल वर्ग को, अपने आप ही दिन पता चल जाएंगे। अबे लड़के नहीं बना बेटा, यही तो प्रश्न है। क्षमता तो ऐसी है, ठीक है। क्षमता निकालो पहले कि ए और बी की क्षमता क्या है। कि ए दोगुना है बी से, यानी बी एक है तो वो दो के बराबर ये क्षमता होगी। अब इसने बोला क्या है इसमें कि ए अकेला आता है, दोनों की बात नहीं चल रही है। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देता है? 21 दिन। तो भैया इसके दिन पता है, ए की क्षमता पता है, तो आप कुल कार्य बता सकते हो मुझे कि कितना काम करा होगा इन लोगों ने। अकेले इसने कितना काम करा होगा बता दोगे? ए एक दिन में 2 काम करता था, इसने 21 दिन तक काम खत्म करा, तो 42 आ गया टोटल। 2 गुणा 42 कितनी? क्या दोनों कहां करा है? ए ने लिखा ना मैंने, ये आ गया 42 नहीं 21 आएगा, 42 कैसे आएगा? ठीक है, ये कुल वर्क पता चल गया। अब वो बोल रहा है इसी काम को अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे। तो क्या करोगे? कुल कार्य बट्टे उन दोनों की कुल क्षमता, तो कुल कार्य 42 हो गया, बट्टे दोनों मिलकर आ रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? 3। तो 3 से भाग करना पड़ेगा, तो लगे दिन पता चल जाएंगे मुझे कि भाई 14 दिन लगेंगे। समझ रहे हो मेरी बात है भाई? ये क्षमता से दिन से कैसे काम निकाला जाता है जिसके बारे में पूछा गया, कैसे करते हैं, समझ में आया? उस तरीके का मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया, ठीक है।
बहुत बढ़िया। एक शायद ये भी भूल गया मैं, ये वाला शायद ये तो आता है, ये वाला आता है आपका MDH। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, एक ये वाला फॉर्मूला होता है। हाँ ठीक है, मतलब इसमें जैसे ही कह दिया कि ए एक कार्य को हर दिन 6 घंटे करता है और 12 दिन में खत्म कर देता है। एक ए के बारे में बता दें। अब बोलेगा कि उसी कार्य को, यही कार्य को कोई बी है आके करता है, तो अगर वो आता है तो वो भाई 5 घंटे काम करता है, ठीक है, और वो मान लेते हैं बी वाले 2 हैं, 3 है, कितने भी लोग हैं, तो बताओ उसको इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो अगर इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया हो तो ये फॉर्मूला लगेगा कि M1D1H1 बराबर M2D2H2। यानी एक के बारे में दिया होगा, ये होता है M मतलब लोग, D मतलब दिन, H मतलब घंटे के बारे में बोलेगा। मैन मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, और इसमें W मतलब होता है इसमें काम। ठीक है, जैसे प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा गया आपसे, उस प्रश्न को कराता हूं मैं पहले, फिर देखते हैं कहां को ले गया। हाँ चलो लिखो, 4 दरी बुनने वाले, 4 दरी, ठीक है, चटाई मतलब, ठीक है, दरी बुनने वाले 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं। 4 दरी बुनने वाले यानी लोगों की बात चल रही, 4 लोग हैं, प्रश्न को समझना, ठीक है। 4 दरी बुनने वाले 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं। बात समझ में आ गई। उसी गति से, उसी गति से 8 दरी बुनने वाले, 8 दरी बुनने वाले 8 दिनों में कितनी दरी बुनेंगे। 8 दरी बुनने वाले 8 दिनों में कितनी दरी बुनेंगे। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि इसमें बताया भी गया आपको कितनी दरी बुनी गई है, काम कितना करा गया है, बोला है ना, 4 दरी बुनने वाले 4 दिन में, यानी ये पता चल गया है। अब एच नहीं दिया है तो घबराना मत कि एच नहीं दिया है, जरूरी नहीं है एच जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, जैसे जैसे चीजें जुड़ेंगी वैसे वैसे फॉर्मूला चेंज हो सकता है। 4 दरी बुनने वाले 4 दिनों में कितनी दरी बुनते हैं, 4, यानी काम हो गया हमारा 4 के बराबर। अब यही बोला है उसने कि 8 दरी बुनने वाले 8 दिनों में कितनी दरी बुन देंगे, यानी डब्ल्यू निकालना है अपने वाला। समझे, समझे कि नहीं समझे बात। काम दिया आपको कि वो 4 काम कर लेते हैं, पहले वाले में 4 दरी बुन लेते हैं, अब इसमें अगले में पूछ रहा है कितनी दरी बुन देंगे। ठीक है, निकालो इसको। हाँ यही आ जाएगा, 4 से कुछ 16, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। अगर किसी में काम दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा लूंगा मैं, नहीं दिया होगा तो ये वाला। जरूरी नहीं कि इसमें भी एच आए, कभी कभी एच भी नहीं आ सकता। समझ में आई बात। जैसे मैं कह दूं एक हॉस्टल में 50 छात्रों के लिए 50 दिन का खाना रखा है,
ठीक है, एक हॉस्टल में 50 लोग हैं और उनका जो खाना है 50 लोगों के लिए रखा गया है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि 40 बच्चे और ऐड हो गए हॉस्टल में, वो खाना कितने दिनों तक चलेगा? करो इसको। एक हॉस्टल में 50 बच्चों का खाना 50 दिनों के लिए रखा गया है। एक हॉस्टल में 50 बच्चों का खाना 50 दिनों के लिए रखा गया है। ठीक है, 25 बच्चे और आने पर 25 बच्चे और आने पर खाना कितने दिनों तक चलेगा या कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 25 बच्चों के और आने पर खाना कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला। सिंपल सी बात है, आदमी दिए हैं, दिन दिए हैं, आदमी दिए हैं, दिन दिए हैं, रखो उसमें। अब फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत नहीं करा आपने। 50 बच्चे ऑलरेडी हैं, 25 बच्चे और आ गए, तो बच्चे कितने हो गए अभी? अब 75 आएंगे ना? है, हाँ, 100/3, यानी 33 होल 1/3 दिन। ठीक है, 33 से 1/3 दिन। लड़के समझे? 25 लड़के और आ गए ना, 50 लड़के तो ऑलरेडी था। आपको ये क्या बता रहा है पता है? ये जो 50 गुणा 50 कर रहे हो ना आप, ये बता रहा है कि कुल कितना काम है, यानी खाना टोटल कितना है, ये बता दिया आपको। अब ये कह रहा है यही खाना खाने वाले हैं कौन? लोग और बढ़ गए हैं, 25 बढ़ गए, यानी 50 पहले से थे, 25 और बढ़ गए, तो अभी लोग कितने हो गए? 75। इसीलिए तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहां भी दिन लिखे, यहां भी लोग लिखे। अब लोग कितने हो गए यहाँ? 75। दिन नहीं बता, यही बताना आपको कि कितने दिन तक चलेगा वो अब खाना। 50 गुणा 50 बराबर 75 गुणा डे, यानी डी। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसमें प्रश्न चेंज होते रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो प्रश्न आएगा आपका कि भैया इतने दिन तक खाना हुआ, फिर ये ऐड हो गए, फिर इतने लोग चले गए। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, पहले बेसिक आ जाए सब। मैं समझाता हूँ। हाँ, ये फॉर्मूला तो समझ में आया ना कि ये क्यों कर रखा है, पहले ये पता है आपको, ये क्यों कर रखा है, ये समझ में आया। M1 D1 M2 D2, ये कहने का मतलब है ना, अगर मैं एक ही काम की बात कर रहा हूं तो ये इन लोगों ने जो काम कर रखा है, इसी काम को भी तो इन लोगों ने करना है, तो दोनों का काम बराबर है कि नहीं है? है कि नहीं? खाना तो बदला नहीं है। अगर 50 लोग आए हैं और वो खाना 50 दिन तक चला है, ये कुल खाना बताएगा कि नहीं करता है? अब यही खाना खाना है कितने लोगों ने? अब लोग बढ़ गए, उसने कहा 25 बच्चे और आने की वजह से। भाई हॉस्टल में ऑलरेडी 50 बच्चे हैं, 25 और आ गए, तो लोग कितने हो गए ये बता रहे हैं लोग, मैन। 75 बच्चे हो गए। अब पूछ रहा है ये दिन कितने लगेंगे? अगर 75 लोग कितने दिन तक खाना खाएंगे, किस खाने को? इस खाने को। समझे? बस काटना पीटना है बस। 25 या 75, 25 गुना 50, डी बराबर आ जाएगा 100/3। बात समझे कि नहीं समझे? अब इसमें काम नहीं दिया था इसलिए ये नहीं लगाया। बोलेगा ना जी इतना काम खत्म कर दिया, तो मुझे ये वाला
फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज नॉर्मल। मुझे लग रहा है नॉर्मल वाला आएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? समस्या किसी को? देखो इसके साथ साथ पुराने क्वेश्चन भी हो रहे हैं आपके। और क्या था, और कुछ था? ये भी करा दिया है मैंने। 107। अच्छा, चलो अब ये रैंडम क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है टॉपिक में है, क्योंकि अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो उससे रिलेटेड मुझे बताने हैं आप। जैसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड है कुछ, ठीक है, जैसे एलसीएम एचसीएफ ये चीजें पढ़ी होंगी आप लोगों ने, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए पहले, तो मैं कुछ उस टाइप के क्वेश्चन भी करा देता हूँ। बात समझ में आई? एलसीएम एचसीएफ सबको पता है ना, इसमें तो कोई समस्या नहीं है? समस्या होगी तो बता देना। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चीजें आती है, नहीं आती तो कोई समस्या नहीं है, फिर भी हम बता देंगे, ठीक है। चलो पहला प्रश्न लिखो। अब ये पता है ना कि छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या होता है, ये चीजें पता है सबको? हाँ भाई, पीछे सब पता है ना? छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अगर मान लो 5 से संख्याएं दी हैं, अब बोले आपसे कि छोटी से छोटी संख्या वो संख्या निकालो जो इन सब से विभाजित होती। मान लेते हैं हम, मैंने लिख दिया 2 4 6 8। ये कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो संख्या इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाती, यानी पूरी पूरी बात डिवाइड हो जाती। तो जब भी मैं कहूं यह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है और संख्या ऐसे दी है, तो आपको हमेशा क्या निकालना है? लॉसो यानी एलसीएम निकालना है। उस प्रश्न में हमेशा याद रखना है आपने एलसीएम निकालना है। बात समझ में आई? जैसे मैं प्रश्न लिखाता हूं, पहले लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो जो 8 12 18 और 24, 8 12 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आठ 12 18 और 24 इन चारों संख्या से विभाजित होती है वो संख्या, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है, अगर मान लो किसी को ये चीज नहीं आती, इतना तो कॉमन सेंस होगा ना कि ऑप्शन दिए होंगे 4, ठीक है, तो ऑप्शन दिए होंगे तो आप संख्या को भाग करके भी चेक कर सकते कि 4 में से ऑप्शन में एक ही ऑप्शन होगा जो सबसे क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। ये ऑप्शन है जब बहुत टाइम ज्यादा हो आपके पास, ठीक है, जो कम समय है तो कैसे करना है वो चीजें जाननी है। तो क्या कहा मैंने, जब भी मैं छोटी से छोटी यानी स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूंगा तो इस केस में क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इन चारों का एलसीएम निकालो आप लोग। एलसीएम निकालना तो आता है ना? कितना आ रहा है? 216 कैसे आएगा भाई? कितना? 68 बेटा, 68 18 से कहां भाग होती है? 68 तो कभी 18 से डिवाइड ही नहीं होगी। बहुत बढ़िया, 72 आएगा। आ गया? देखो मैंने जब भी ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं पहले भी, एलसीएम निकालने के बेसिक तरीके से लेके सब तरीके बताए मैंने, ठीक है। एक तरीका ये है आपका जो बचपन से करते आ रहे हैं हम,
हाँ, एक तरीका तो ये पता है ना सबको, ये सबको पता है, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 चक्को 8, 2 छक्के 12, 2 नवा 18, 12 दूना 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 9 छक्का, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर 3, 3 1 1 3 1 3 1 1 1, ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, बस बाकी जो बच्चे नहीं सबको मल्टीप्लाई करो, 3 या 9, 9 अठा 72, यानी टोटल एलसीएम कितना आ गया हमारा 70। मतलब 72 वो संख्या होगी जो इन सब से क्या हो रही होगी, विभाजित होगी, यानी शेषफल 0 बच रहा होगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। इसमें इसमें अलग अलग टाइप के आते हैं, अगर शेषफल बच जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पहला टाइप हमने क्या सीखा कि अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करें, कुछ संख्याएं दी हो और ये बोले पूर्णतः विभाजित होती है, यानी कोई शेषफल नहीं बचता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। जो भी संख्या है उनका क्या लेना है, एलसीएम लेना। बात समझ में आई। ठीक है, अब अगले प्रश्न में अगर कह दे कि कुछ शेष बच जाए तो तब हम क्या करेंगे। संख्याएं तो दे दी आपसे, मैंने दे दिया, मैंने 4 संख्याएं दे दी, मैं कहूं वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो हर एक से विभाजित होने पर शेषफल 100% एक चीज ही बजाती है। जैसे मान लो 2 ही बजाती है, 8 से भाग करूं तब भी 2 आता है, 12 से भाग करूं तब भी 2 शेष बचता है, 18 से तब भी 2 और 24 से तब भी 2, यानी शेषफल सब में क्या बच रहा है, एक ही बच रहा है, एक ही संख्या बच रही। तो उस समय क्या करना है आपको ये याद रखना। ठीक है, लिखो प्रश्न लिखो, ये प्रश्नों के टाइप हो जाएंगे अलग अलग। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14 21 14 21 28 35, 14 21 28 और 35, ठीक है, मैं से प्रत्येक से भाग देने पर, मैं से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। समझे मेरी बात। अब प्रश्न में सबसे पहले तो ये बोल चुका हो छोटी से छोटी संख्या, तो मैंने अभी भी बोला जब भी छोटी से छोटी कुछ बोले तो यानी एलसीएम लेना है, तो सबसे पहला काम आपका एलसीएम ही निकालना है। तो इन चारों संख्याओं का पहले एलसीएम निकाल लो। आया 420, बहुत बढ़िया, एलसीएम कितना आ गया 420। अब एक चीज ये समझ में आ गई मुझे कि 420 संख्या वो संख्या है जो 14 से भी विभाजित होती है, 21 से भी विभाजित होती है और 28 से भी और 35 से भी विभाजित होती है। ठीक है, अब मैंने कंडीशन ऐसी बनानी है कि ये संख्या ऐसी संख्या बन जाए जो 14 से भाग देने पर तब भी 5 शेष बचे, 21 से भाग देने पर तब भी 5 शेष बचे, 28 से भाग देने पर तब भी 5 शेष बचे और 35 से भाग देने पर तब भी शेष 5 बचे। तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, एक ही तरीका है। देखो ये तो पता है मुझे 420 को ये सब भाग कर देंगे और हर एक केस में शेष तभी बच सकता है 5
जब मैं इसमें टोटल 5 ही ऐड करूं, और किसी केस में 5 शेष नहीं बच सकता, हर एक केस में, क्योंकि मैं माइनस करूंगा तो जरूरी नहीं कि सबसे विभाजित हो जाएगा। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, एलसीएम तो लेना ही लेना है। अगर आपसे ये कहे कि प्रत्येक दशा में शेषफल एक ही बच रहा है, कोई भी संख्या हो, सब में 5 ही बच रही है, तो 100% जो भी एलसीएम आएगा उसमें प्लस उतनी संख्या कर, क्योंकि वो कंडीशन में सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है 5 को माइनस करूंगा तो 420 सबसे विभाजित हो, 5 हर केस में क्या बच जाएगा, शेष बचेगा। 425 को भाग करके देख लो, हर एक दशा में क्या बचेगा, 5 ही बचेगा, क्योंकि आपको खुद ही पता है 420 तो भाग हो ही जाता है, बचना क्या है, 5 ही बचना है। समझे? क्वेश्चन का टाइप दिमाग में रखना। एक टाइप था जो पूर्णतः विभाजित था, तो उसमें भी हम एलसीएम ले रहे थे छोटी से छोटी केस में। दूसरा टाइप क्या है कि ये भी छोटी से छोटी है, बट क्या रहा है, शेषफल हर एक में एक ही बचे, कोई भी एक संख्या हो, तो तब क्या करना है, तब भी एलसीएम लेना है और एलसीएम में उतनी संख्या जोड़ देना। बात समझ में आ गई? पक्का ना? आसान है। ठीक है। अब अगला तरीका होता है कि हर एक केस में अगर शेषफल ही अलग हो जाए तो, एक चीज पढ़ दी ना हमने कि शेषफल एक ही बच रहा है, सारे में 5 बच रहा था। अब अगले क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता है किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 8, तो तब कैसे पता करेंगे हम संख्या? ठीक है, प्रश्न लिखो इससे रिलेटेड। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे जिसे 20, 25 और 30, 20, 25 और 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। 8, 13 और 18 शेष बचे। लिख दिया सबने प्रश्न? देखो प्रश्न वही है, बस लास्ट में कुछ चीज चेंज होगी कि हर एक केस में क्या बोल रहा है, आप जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो अलग अलग आ रहा है। तो कहानी तो वही है, अभी भी छोटी से छोटी कह रहा है, संख्याएं दी है, तो मेरा काम क्या रहेगा, सबसे पहले एलसीएम निकालना, और संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा, शेषफल का नहीं, ये याद रखना। कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, सबका निकल गया, निकालो लॉस निकल गया होगा। 20, 25 और 30 का तो आसान है। फिर देखना, देखो शेषफल सब में एक जैसा है, मतलब सॉरी, शेषफल सब में अलग अलग, बट कहानी है देखना कि हर एक में अंतर हमेशा बराबर रहेगा। जैसे 30 और 18 में जो शेषफल है, ये संख्या इससे किसी को भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है, 18। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों में देखो, इसमें भी कितना आ रहा है, और इन दोनों में, ठीक है। तो यानी लॉसो जो होगा संख्याओं का, 20, 25 और 30, इनका जो लॉस आएगा, उस संख्या से अगर मैं माइनस कर दूं इनका अंतर, और अंतर हमेशा याद रखना, अंतर समान रहेगा, तो ही प्रश्न बन पाता है, नहीं तो नहीं बन पाए। तो आपको क्या करना है, जो भी लॉस आएगा उससे इनका अंतर को घटा देना है, वही वो नंबर होगा। जब इन सब से भाग करा जाएगा तो हर एक केस में कभी 8 बचेगा, कभी 13 बचेगा, कभी 18 बच जाएगा। बात समझे क्या? हाँ, 288 आ जाएगा।
बात समझे कि नहीं समझे मेरी? कोई समस्या है जी? नहीं, हाँ, अगर एक जैसा है तो लॉस जो आएगा उसमें ऐड कर दो। अगर सब में अलग अलग आ रहा है तो इन संख्याओं के बीच का जो भी अंतर आएगा, और अंतर हमेशा याद रखना समान ही रहेगा, उसको घटा देना। शेष पल अलग अलग हो तो उस संख्या में हम घटाएंगे। किसको घटाएंगे? उन संख्याओं और शेष पल के बीच का अंतर जो होगा, लॉसों से घटा देंगे। और हर एक केस में हमने लॉसों तो लेना है, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या की बात चल रही है। बात समझे? पक्का? ये 3 टाइप दिमाग में रखने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी मैं कराऊंगा। ठीक है, तो पूछा गया आपसे। ठीक है, ये टाइप आपके हो चुके हैं। मैं प्रश्न देखता हूं कहां था। ये तो सबसे आसान प्रश्न है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये कह रहा है, देखो प्रश्न खुद ही बना लोगे आप। लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 घटाने पर, जिसमें 7 घटाने पर वह संख्या, वह संख्या जिसमें 7 घटाने पर वह संख्या 12, 16, 12, 16, 18 और 21, 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाए। मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं, किसी को ऑप्शन से करना है या जो तरीके बताएं उनसे करना है। अगर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो इतना कॉमन सेंस दिमाग में रखना कि भैया 4 ऑप्शन दिए हैं, डिजिट देख लेना, डिवाइड करके देख लेना, भाग करना तो आता ही सब। ठीक है, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। 1008, 1015, 1022 और 1032। ठीक है, ये 4 ऑप्शन कर दो। इसको जो बताया गया इनमें से एक टाइप है वो, उसको कर दो। क्या? बहुत बढ़िया, 1015 होगा। 1008 तो वो संख्या होगी ना जो पूरी तरह विभाजित हो रही होगी, तो ये कैसे आंसर हो सकता है भाई? उसने कहा उस संख्या में से अगर 7 घटाता हूं तो वो संख्या पूरी तरह विभाजित होती है। तो आपको नहीं लग रहा है कि पहला वाला प्रश्न है ये, जिसमें हर एक केस में शेष एक जैसा बच रहा था, जैसे 5 वाला कराया था मैंने, कि हर एक कंडीशन में 5 शेष आ रहा है, तो इसमें भी तो सेम ही हो रहा है फिर वो, है कि नहीं? मतलब जो भी संख्या है उसमें से 7 घटा रहे हैं तो ही वो पूरी पूरी बार विभाजित हो रही है। तो 5 जिसमें शेष बच रहा था उसमें भी तो यही कर रहे थे हम, यानी हर एक केस में 5 शेष बच रहा होगा, तभी तो हमने 5 को जोड़ा उसमें।
अब उसी संख्या में से 5 घटा दूंगा तो 420 हमारा पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। समझे? तो ये प्रश्न वही है, बट तरीका उसने अलग कर दिया पूछने का। या अगर ज्यादा समस्या होगी तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। लॉसों से इतना तो पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या के आसपास हम पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? 504 कैसे आएगा लड़के? 1008 आएगा इसका लॉसो। 2 से करा 6, 8, 9, 21, फिर 2 से करा 3, 4, 9, 21, फिर 2 से करा 1 कैसे बच गया? ऊपर वाले से गलत कर रखा है। 3 यहाँ 1 नहीं होना चाहिए ना। बात मेरी समझे कि नहीं समझे? प्रश्न वही था कि नहीं था? उसने कहा उस संख्या में से कितना 7 घटाने पर वो संख्या पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। मतलब हर एक केस में शेषफल एक ही बचना था। एलसीएम लोगे तो एक संख्या तो पता चल जाएगी, और हर एक केस में शेष कितना बचना था? 7 7 7। तभी तो पूरी पूरी बार चारों संख्याओं से विभाजित हो पा रही हो। ठीक है, तो यानी जो भी लॉस आएगा उसमें प्लस 7 कर देंगे, अपने आप ही पता चल जाएगा 1015। या बाकी आप ऑप्शन से कर लेना, क्योंकि लॉस और लिया तो 1008 के पास तो पहुंच ही गए आप। तो आपको पता है 1008 डिवाइड हो जाता है, तो उसके बाद ना ये हो सकता ना ये ना ये, तो यानी देखो 8 घटाया होगा तो 8 जोड़ दो इस पे, यानी 1015। बात समझे? देखो प्रश्न को पूछने का तरीका अलग था उसका, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो बताया गया है। समझे बाद में? चलो बहुत बढ़िया। बाकी एक लिखो कि एक पार्टी में 45 लोग, एक पार्टी में 45 लोग आपस में कितनी बार हाथ मिलाएंगे? आपस में कितनी बार हाथ मिलाएंगे? एक पार्टी में 45 लोग आपस में कितनी बार हाथ मिलाएंगे? बताओ। ये कल बता के गया हूं मैं, कल था, कल थी क्लास मेरी? नहीं, जब भी था, सैटरडे था ना, सैटरडे। ये प्रश्न पूछा गया है। देखो इसके लिए मैं डायरेक्ट बता के गया हूं, ये पहले कोई आंसर बताओ मुझे। ये 100 बता दिया है, ये बता दिया है, मैं आपको बता दूं 129 बता दिया। बताओगे? मेरे को पहाड़े पढ़ो, पहाड़े है क्या हो रहा है? क्या 990 का? देखो कुछ नहीं बताया मैंने, मैंने सिंपल सा बोला एनसीआर। ठीक है, कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है, उसका एक फॉर्मूला है। एन मतलब याद रखना यहाँ पर लोग, कितने लोग हैं, कितने लोगों की बात करेगा। ठीक है, और आर मतलब ये है हमेशा दो होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर हाथ मिलाए तो दो लोग ही हाथ मिलाएंगे सबसे पहले। तो आर क्या बता रहा है? दो लोग। ठीक है, हाथ मिलाने कितने लोग होंगे? दो ही लोग तो हाथ मिलाते हैं, तो आर की वैल्यू यहाँ पर 2। और इसको जब खोला जाता है तो कुछ इस तरीके से बनता है, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है,
और फैक्टोरियल को खोलना सबको आता होगा शायद। 4 फैक्टोरियल मतलब जैसे हो गया, ये हो जाएगा 4, उल्टा जाना है हमने 3 2 कब तक 1 तक जाना है, ये इसका मतलब होता है। समझे? आ गया पीछे? कितना आया? नहीं आया? जो घर पे देखते हो नहीं देखते हो ये चीज है, बताओ। आर एन माइनस आर, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। एन की जगह मैंने क्या, लोग कितने लोगों की बात कर रखी है, 45, तो यहां आ जाएगा 45 फैक्टोरियल बट्टे यहां आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और यहां आ जाएगा 45 मतलब 2 फैक्टोरियल, यही तो बनेगा। ठीक है, अब 45 को कितना खोला जाए, ये खोलूंगा मैं 44 और 43 तक। ठीक है, इसका कारण क्या है, क्योंकि 2 तो खोलने में 2 गुणा 1 हो जाएगा, जब इसको खोला जाएगा तो ये कितना बन रहा है, 43 फैक्टोरियल यहां भी बन रहा है, क्योंकि आगे की संख्या 43 42 41 40, यहां भी तो वही आने वाला है 42 41 40, तो वो आपस में डिवाइड में है तो क्या हो जाएंगी, वो कट जाएंगी, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, बाकी की आगे संख्या सारी कट जाएंगी। 2 से इसको काट दो 22 बार। ठीक है, 22 पंची कितना होता है 110, 11 बन जाएगा, 22 चक्को 88, 88 और 11 कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। बात समझे? और बाकी हेड और फुट वाले तो आते होंगे, सिर और पैर वाले जिसमें दिया रहता है एक टॉपिक पे करा यार, प्रश्न कहाँ से मिलेगा, ये तो समस्या है ना, इनकी टॉपिक तो है मेरे पास, किसी किसी के क्वेश्चन एक एक दो दो पूछे जाते हैं। जो बताया जाता है, लेकिन इन चीज को घर पे देखो भाई, बिना घर पे देखे नहीं होगा, ये पेपर है कुछ टाइम बाद। देखो, हरि के पास कुछ गायें, हरि के पास कुछ गायें हरि के पास कुछ गायें और कुछ बतख हैं। हरि के पास कुछ गायें और कुछ बतख है। यदि कुल सिरों की संख्या 48 हो, यदि कुल सिरों यानी हेड्स, यदि कुल सिरों की संख्या 48 हो और पैरों की संख्या 140 हो, और पैरों की संख्या 140 हो, तो कुल गायें कितनी है, तो कुल गायें कितनी है, पैरों की संख्या 140, सिरों की संख्या 48, 48, 48 हेड्स एंड फुट्स 140 फुट्स। तो पूछा गया है हाउ मेनी काउज आर देयर। देखो, ये प्रश्न मैं बता के जाता हूं क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है, बाकी आप लोग क्वेश्चन देखते रहो ना, जहां पर डाउट आता है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे दिमाग से निकल जाएंगी, अभी रिवीजन चल रहा है तो कुछ चीजें भूल सकता हूं मैं, इसलिए आप देखते रहो और पूछ लो उसके बाद। ठीक है, लेकिन देखना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे मैंने कहा क्या कि कुछ गाय है और कुछ बतख। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन कितने हैं, लेकिन मुझे इतना पता है टोटल कितने हैं लोग, 48। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? सिर से तो पता चल जाएगा कितने लोग हैं, अगर हेड से काउंट करूं ये तो डायरेक्ट बताया जा सकता है कितने लोग हैं, बट डिफरेंशिएट किसकी वजह से हो रहा है, फूड्स की वजह से, क्योंकि पैर किसी के 4 होते हैं किसी के 2 होते हैं, तो उसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही बात?
तो मैं मान के चलता हूं मेरे गाय के बारे में पूछा गया है, तो मैं मान लेता हूं गाय मेरी कितनी है, तो बतख कितने होंगे मेरे, कोई समस्या? 48 माइनस एक्स होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि टोटल ही लोग 48 हैं, उसमें से एक्स लोग गाय निकल गई, तो बच्चे निकलेंगे कैसे? 48 में से गायों को घटाना पड़ेगा तो ही बतख निकल पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब कहानी यहां पर सिरों से की तो खत्म होगी, अब कहानी किसकी है? पैरों की। ये कहा उसने कि इन दोनों के टोटल पैर अगर गिने तो कितने होते हो? 140। तो हम भी पैर ही निकालते हैं कि अगर गाय आएगी तो गाय की, एक गाय के कितने पैर होंगे? तो टोटल गाय के कितने पैर? 4 गुणा एक्स, यही तो होगा। प्लस अगर बतख आएगा तो बतख के कितने पैर होंगे? 2। तो कुल पैर कितने हो जाएंगे? जितने बतख उतने गुणा 2। अब इसके पैर और इसके पैर मिला के कितने पैर कहा है उसने? बस निकाल लो एक्स का मान, क्योंकि हमें एक्स गाय को माना है, गाय निकल जाएगा यहां से। ठीक है, दोनों ऑप्शन में रहेंगे, बतख की भी संख्या दी होगी, गाय की भी, तो देख लेना, कंफर्म कर लेना किसके बारे में पूछा गया है, आपने किसको क्या मान रखा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जब भी आए तो याद रखना जिसके बारे में निकाल रहे हैं उसी को एक्स मान लो आप, इजी रहेगा। इसको सॉल्व करो। आ गया? कितना कितना? 22। ठीक है, ये इक्वेशन तो सॉल्व कर लोगे, इसमें थोड़ी कोई समस्या होगी। ये 4x प्लस 48 दूना 46 माइनस 2x बराबर 140। ठीक है, 2x यहां बन जाएगा 2x, यहां 9 4 है 13, यानी 236 बन रहा है। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 6 9 4 है 13 और 1 2, 2 से कट रहा है, लेकिन ये कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है मेरे से, क्या कह रहे हो? हाँ वही वही, कुछ तो ज्यादा हवाबाजी में कर दिया मैंने है। 40 यानी 4 बच जाएगा, ये 4 यहां से 44 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 22। गाय पता चल गई। ठीक है, गाय पता चल गई, तो अगर बतख पूछता तो 26 हो जाता। ठीक है, आगे बात समझ में? अरे जो चीजें बताई जा रही इनको देखा करो एक बार। लेकिन एक प्रश्न बहुत अच्छा आया था, उसको अगले बार करा दूंगा, ठीक, कल करा दूंगा। उसमें कुछ अलग ही लैंग्वेज बोली थी उसने, डायरेक्ट नहीं दिया था उसने। ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हे भगवान, चाहिए नींद। लेकिन नींद कैसे हो गया, अभी पढ़ाना है।